हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी सर। आज हम लोग अपने टैक्सेशन में एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। मैट नहीं है, ये एएमटी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मैट एंड द एएमटी। हम लोग दो चैप्टर्स देखेंगे, दो अलग अलग डिफरेंट चैप्टर्स की स्टडी करेंगे, द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन। इसको हम कहेंगे एएमटी और इसको हम कहेंगे मैट। जो मैट एप्लीकेबल होता है इसको हम लोग कहते हैं, फुल फॉर्म होता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। दोनों में फर्क है। ये जो आज हम लोग करने जा रहे हैं ना, ये अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है। ये अल्टरनेट मिनिमम टैक्स और मैट में क्या फर्क है? ये अप्लाई होता है कॉरपोरेट एसएससी, या कह सकते हैं कंपनी पर। और ये एप्लीकेबल होता है ऑल एसएससीज एक्सेप्ट कंपनी। तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि ये ऑल नॉन कॉर्पोरेट एसएससीज पर एप्लीकेबल होता है अदर देन कंपनी। बस इतना याद रखना है। जब मैट पढ़ेंगे, असेसमेंट ऑफ कंपनी पढ़ेंगे, एट दैट टाइम वी विल डिस्कस ऑल अबाउट योर मैट। बट राइट नाउ टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट एएमटी, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। बहुत ही छोटा टॉपिक है, 3 पेजेस में ये सारा का सारा कंप्लीट है विद इलस्ट्रेशंस। देखते हैं क्या है ये टॉपिक। होता क्या है कि गवर्नमेंट चाहती है कि सामने वाला एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स दे अगर वो कुछ अर्न कर रहा है तो। सर, टैक्स तो वैसे भी जाता है अगर कोई अर्न कर रहा है तो। गवर्नमेंट कहती है ना। सबसे पहले स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को 115 जेबी के थ्रू, मैट में, यानी कंपनी के ऊपर मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लगाया गया। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स सेक्शन 115 जेबी गवर्नमेंट ने वो लॉन्च किया कंपनी के लिए। और गवर्नमेंट ने देखा बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, उससे गवर्नमेंट को फायदा हुआ। और ऐसे एसएससीज जो टैक्स इवेजन में इन्वॉल्व थे या जानबूझ करके कम टैक्स दे रहे थे, टैक्सेशन प्रोविजंस का यूज करके गलत तरीके से, होता क्या था कि गवर्नमेंट ने देखा कि कंपनियों के ऊपर हम सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले ये जो प्रोविजन आया था ना एएमटी का, ये कंपनी एसएससी के ऊपर आया था और उसको हम लोग मैट कहते हैं, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। और वहां पर सेक्शन जो अप्लाई होता था 115 जे बी। गवर्नमेंट ने इस पर्पज से ये टैक्सेशन सिस्टम लाया कि कंपनियां डिविडेंड और डेप्रिसिएशन का मिसयूज करती थी। कंपनियां डिविडेंड और डेप्रिसिएशन, जब हम लोग मैट देखेंगे तो डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ऐसा क्या पॉइंट था जिसके कारण गवर्नमेंट को मैट लाना पड़ा। क्योंकि आज हम लोग मैट नहीं पढ़ रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ एएमटी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आपको पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ थी। तो गवर्नमेंट ने देखा कि कई कंपनियां ऐसी थी जो अपने शेयर होल्डर्स को ह्यूज अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड एक्चुअली, and dividend is to be distributed according to the company law, while on the other hand they were needed to make the payment of taxes to the government according to the income tax law. These two acts are different, company law and income tax. Now they were paying the amount of dividend to the shareholders by showing that there is a profit in their books of account according to the company law. On the other hand, they were showing loss or minimum amount of profit, and they were paying a minimum amount of tax, or you can say they were not paying at all the amount of tax to the government. On the other side, they were distributing the dividend by showing the profit. Sir, how it is possible? They were using or misusing the concepts of the depreciation and dividend अकॉर्डिंग टू देयर रेस्पेक्टिव लॉस। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। गवर्नमेंट ने कहा हम, आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो डिविडेंड और टैक्स दे नहीं रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम अब एक काम करते हैं, हम एक चैप्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं, आपका है मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। और अकॉर्डिंग टू दैट नाउ द कंपनीज आर नीडेड टू पे द मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स। मिनिमम, अब मिनिमम है या मैक्सिमम वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा, बट एटलीस्ट दे आर नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स टू दैट एक्सटेंट। हाउ मच? उसके लिए पूरा एक चैप्टर बनाया गया 115 जेबी में। उसमें कुछ एडजस्टमेंट किए गए, कुछ प्लस कुछ माइनस, उसके बाद प्रॉफिट आ जाता है। 100% प्रॉफिट ही आएगा, प्रॉफिट ही आएगा। तो अब प्रॉफिट आएगा तो, बट क्योंकि कई सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं उसमें,
और गवर्नमेंट ने ठीक है छोड़ देते हैं, वहां पर नहीं जाते। तो अब सेम गवर्नमेंट ने देखा वहां फायदा हो गया, अब उसी तर्ज पर, उसी बेसिस पर गवर्नमेंट ने यहां पर एएमटी के प्रोविजंस को लॉन्च किया 115 जेसी में। जेसी 115 जेसी, ये प्रोविजन लॉन्च किया और एएमटी लाया। वो तो कंपनी के लिए एप्लीकेबल था और गवर्नमेंट को वहां पर बहुत ज्यादा सक्सेस मिली। Now on the same basis, government launch this one particular topic under section 100 JC AMT other than companies के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इसमें एक दो एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, ज्यादा नहीं। मैथ में तो बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट्स आपको देखने पड़ेंगे और नंबर ऑफ लेक्चर्स भी ज्यादा होंगे। यहां पर तो ये आज एक लेक्चर में ओवर हो जाएगा। क्या है ये 115 JC? आज हम उसी की बात करने जा रहे हैं। AMT एप्लीकेबल होता है अदर देन कंपनी, लेकिन एएमटी वहां एप्लीकेबल नहीं होगा जहां पर किसी एसएससी की एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से अधिक नहीं है सर। यानी अगर किसी एसएससी की इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से अधिक नहीं है तो एएमटी अप्लाई नहीं होगा। अच्छी बात है, छोड़ दिया छोटे मोटे बिजनेसमैन को, छोड़ दिया एएमटी के प्रोविजंस को कंप्लाई करने के लिए, नहीं करना है अब उनको। यानी अगर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम, सर ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, ना 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 ना, अब यहां आपको एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये है आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इस कैलकुलेशन के बाद से जो प्रॉफिट आएगा, मींस जो इस प्लस माइनस, उसको हम कहेंगे एडजस्टेड टोटल इनकम। और अगर ये एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख को क्रॉस करेगी तो ही एएमटी का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन फर्म के केस में ऐसा नहीं है ना 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 ना। फर्म के केस में एएमटी तो अप्लाई होगा ही होगा, चाहे 20 लाख से अधिक हो या कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो ये 20 लाख का प्रोविजन है, पहली चीज तो एएमटी अदर देन कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। फर्म पर तो ये मैंडेटरली है, कोई इसमें एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है 20 लाख का, जैसे कि बाकी केसेस में इंडिविजुअल, एओपी, बीओआई, एचयूएफ, वहां पर तो 20 लाख की लिमिट है कि इफ देयर एडजस्टेड टोटल इनकम is exceed rupees 20 lakhs, then AMT provision shall apply. But in the case of the firm, it will be applied mandatorily. Okay. तो कहा गया इन केस ऑफ फर्म AMT is applicable irrespective of the adjusted total income. ठीक है, अभी देखते हैं adjusted total income क्या है। सर ऐसा क्यों है? चलिए, अभी हमको adjusted total income देखना बाकी है। जो भी एडजस्टेड टोटल इनकम आएगी, अब मेरे पास दो इनकम हो गई। एक इनकम हो गई एएमटी के प्रोविजंस के हिसाब से, और दूसरी टैक्सेबल इनकम हो गई हमारे पास। मैं थोड़ा डिटेल में लिख देता हूं आपके लिए। हमारे पास दो इनकम्स आ गई। अब पहला टैक्सेबल इनकम एज पर टैक्स लॉस, एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द टैक्स। अच्छा, दूसरा है एडजस्टेड टोटल इनकम एज पर एएमटी प्रोविजंस। अब हमारे पास दो इनकम्स आ गई। टैक्सेबल इनकम, यहां नॉर्मल टैक्स रेट अप्लाई करेंगे आप, और इससे हमारा टैक्स कैलकुलेट आ जाएगा, टैक्स लायबिलिटी। यहां पर आप 18.5% का टैक्स रेट अप्लाई करेंगे। ओके, फ्लैट। मैंने क्या बोला? फ्लैट। वहां क्या था? नॉर्मल टैक्स में हो सकता है स्लैब हो। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ का केस है तो 2,50,000 तक माफ है, 250 से 5 लाख तक आप जाएंगे तो 5%, 5 to 10 जाएंगे तो 20%, 10 के ऊपर जाएंगे तो 30%। दैट इज दीज आर द नॉर्मल टैक्स स्लैब्स। तो आप उन्हीं टैक्स रेट्स को यूज करते हुए टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे और 18.5% के हिसाब से यहां टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। मेरी बात ढंग से समझे। अब आपके सामने दो टैक्स लायबिलिटी आ गई। गवर्नमेंट ने कहा इन दोनों में से जो अधिक होगा ना, उसको आप पे करेंगे। चलिए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं एएमटी वाला एक्सीड कर गया ये, तो आप पेमेंट किसका करेंगे? सर एएमटी वाला पे करेंगे, क्योंकि एएमटी वाला अमाउंट नहीं लिखा मैंने, एएमटी लिखा है। ठीक है ना? एएमटी वाला पे करेंगे क्योंकि टैक्स लायबिलिटी एएमटी वाली अधिक है।
तो एएमटी वाला पे कर दिया। सर ये तो सरासर ना इंसाफी है, अगर हम एएमटी वाला पे कर रहे हैं तब तो गड़बड़ है। चलिए 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 2 मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं कि आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी अधिक है, एएमटी वाली कम है। एएमटी वाली कम है, ऐसा भी होगा बिल्कुल आएगा। अगर एएमटी वाली टैक्स लायबिलिटी कम आ जाती है और नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी अधिक आ जाती है तो भैया नॉर्मल में पे ऑफ कर दो, दिक्कत क्या है आपको? प्रॉब्लम कितने है? तब तो एएमटी में जाओ ही मत जब नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी आपकी एएमटी से अधिक है, क्योंकि ये मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स है, इतना तो आपको पे ऑफ करना ही करना है। लेकिन नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी अगर एएमटी से अधिक है तो नॉर्मल वाला पे करो ना। लेकिन अगर नॉर्मल वाले से अधिक एएमटी आ जाता है तो मजबूरी हो जाती है एएमटी के थ्रू पे ऑफ करना। ओके, चलिए एएमटी वाला पे कर दिया तो सर इसका मतलब यह हुआ कि मेरी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी थी, 2 मिनट के लिए मानते हैं 2 लाख, और एएमटी वाली थी 2,50,000। तो हमें कौन सा पे करना पड़ेगा? सर हमें तो 2,50,000 ही पे करना पड़ेगा। ये हमने जो एक्सीड पे कर दिया है, एक्सेस अमाउंट पे कर दिया है, दैट इज 50,000 कर दिया ना। हमारी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी से एक्सीड पे कर दिया, जबकि आई वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू मेक द पेमेंट ऑफ दिस वन अमाउंट, आई वॉज responsible to the extent of rupees 2 lakh. Now the government is charging rupees 2,50,000. This excess rupees 50,000 is not lapsed. It shall be given to me as a tax credit. It will be given to me as a tax credit. अब इस 50,000 को हम फ्यूचर में अपने टैक्स को एडजस्ट करके पे ऑफ करेंगे। मींस इस 50,000 को ये ना समझो कि जेब से चला गया, हमारी एक्चुअल में लायबिलिटी तो यही है, इतनी ही पे ऑफ करनी थी, हमने ज्यादा कर दी एएमटी प्रोविजंस के चक्कर में। ये जो 50,000 एक्सेस पे ऑफ कर दी, इसकी हमें टैक्स क्रेडिट मिलेगी, और ये टैक्स क्रेडिट 15 ईयर्स तक मिलेगी। नेक्स्ट 15 ईयर्स तक मिलेगी। कितने सालों तक? 15 सालों तक मिलेगी। और नेक्स्ट 15 सालों तक जब ये एएमटी क्रेडिट मिलेगी तो हम इस 50,000 को एडजस्ट कर सकते, केवल उस साल एडजस्ट कर सकते हैं जिस साल नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी एएमटी से अधिक हो। जिस साल नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी एएमटी से अधिक हो, एएमटी तो मिनिमम है, वो तो आपको पे ऑफ करना ही करना है। लेकिन अगर किसी साल नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी आपकी एएमटी से अधिक हो जाती है तो आप इस क्रेडिट को एडजस्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। और अगर 15 ईयर्स कंप्लीटली लैप्स हो गए तो 16th ईयर में आप इस 50,000 को एडजस्ट भी नहीं कर पाएंगे, वो गया, गवर्नमेंट ने हजम कर लिया आपका पैसा। यही है हिसाब इसका एएमटी का। अच्छा, क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है? सर हमारा तो अब कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैप्टर इज ओवर। केवल अब आपको यह समझना है कि एएमटी में एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट कैसे की जाती है, और स्पेशल 1 या 2 पॉइंट्स और समझने बाकी रह गए। कहता है मैंने आपको बता दिया टैक्स नॉर्मल के हिसाब से, टैक्स 18.5 के हिसाब से, जो दोनों में से अधिक हो, मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग, मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, अच्छा इसमें एचईसी ऐड करके आप लोग करेंगे, नॉर्मल टैक्स रेट प्लस सरचार्ज प्लस एचईसी, जैसा भी होगा सिस्टम वैसा करेंगे। ठीक है, बाद में देखेंगे। 9% इन केस, अच्छा आईएफएससी के केस में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के केस में ये 9% टैक्स रेट हो जाता है। एएमटी का टैक्स रेट 18.5 ना होकर के 9% हो जाता है। 18.5 को हटा करके 9% किया गया केवल एक केस में। अगर ये आईएफएससी का केस है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर का केस है, तो वहां पर ये 18.5% एएमटी रेट ना होकर के 9% हो जाएगा। चलिए एडजस्टेड टोटल इनकम जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और देखिए ना 4 लाइंस में ही खत्म हो जा रहा है। सबसे पहले तो जो आपने इनकम टैक्स के हिसाब से अपनी इनकम कैलकुलेट की है ना, वो लिख लो, उसमें प्लस कर दो। अगर आपने 80 में डिडक्शन क्लेम की है, कौन सी डिडक्शन क्लेम की है? 80 H280TT, H2TT, H2TT, HMT याद कर ले तो H2TT, HTT, तो H2TT जितना भी डिडक्शन आपने क्लेम किया एक्सेप्ट 80P, एक्सेप्ट 80P, ये सारी इनकम 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 से रिलेटेड डिडक्शंस होती है, कोई भी डिडक्शन मत लो। 80 H280TT आप एड बैक कर लो, वो डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाली। प्लस 10AA का डिडक्शन जो आपने अवेल किया है, एग्जेम्पशन अवेल किया है, वो भी आप एड बैक कर लो। 10AA का जो स्पेसिफिक, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो यूनिट्स होती हैं उनके लिए जो डिडक्शन दिया जाता है वो 10AA में दिया जाता है। तो वहां पर अगर आपने 10AA में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड के हिसाब से छोड़ देते हैं, अभी हम वहां नहीं जा रहे 10AA पर, तो मैंने आपको 2 चीजें बताई। पहला तो डिडक्शन जो 80 H2TT
वो आप डिसअलाउ कर लो, एक्सेप्ट 80p, 80p को ऑपरेटिव सोसाइटी वाला। दूसरा 80 का तो हो गया एग्जामिशन, जो 10A में दिया गया था जिसको आपने अवेल किया था उसको भी आप डिसअलाउ कर दो, उसका भी एडजस्टमेंट कर लो, ऐड बैक कर लो, जो आप माइनस किए थे उसको प्लस प्लस कर लो। भाई टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए हमने क्या किया था, टोटल इनकम निकालने के लिए हमने क्या किया था, टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए क्या किया था सर, 10AA का डिडक्शन ले लिया था, ऐड कर दो। सर हमने 80H2TT का भी डिडक्शन ले लिया था, ऐड बैक करो। साथ ही साथ 35AD का भी डिडक्शन जो आपने क्लेम किया था, स्पेसिफाइड कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, याद होगा स्पेसिफाइड बिजनेस में हम लोग पूरा 15-16 लिस्ट तैयार किए थे पीजीबीपी में, ये वही है 35AD। तो जो डिडक्शन आपने 35AD में क्लेम किया ना उसको भी ऐड बैक कर लो, लेकिन जो आप ऐड बैक करेंगे कैपिटल नेचर का माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। मान लो आपने 5 लाख का क्लेम किया था 35AD में बिल्डिंग का, तो 5 लाख ऐड कर लो, डिडक्शन आपने क्लेम किया था 5 लाख का 35AD में बिल्डिंग का, आप एड बैक कर लो, मान लेते हैं उस पर डेप्रिसिएशन है 10%, तो माइनस कर लो 10%, अगर होता तो डेप्रिसिएशन तो मिलता, तो अब आपको ये 4,50,000 हो जाएगा। एड बैक कितना होगा 450, 5 लाख प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे रिड्यूस बाय डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। तीन एडजस्टमेंट करेंगे, केवल और केवल ये तीन एडजस्टमेंट करेंगे। पहला डिडक्शन मैंने बताया 80H2TT एक्सेप्ट 80p, दूसरा मैंने बताया 35AD का एग्जाम जो डिडक्शन आपने क्लेम किया था वो एड बैक कर लें और माइनस डेप्रिसिएशन कर लें, और 10AA में जो SEZ यूनिट्स को हम लोगों ने डिडक्शन दी थी वो आप एड बैक कर लेंगे। ये तीन चीजें एडजस्ट करने के बाद जो भी इनकम आएगी दैट इज टू बी नोन एज एडजस्टेड टोटल इनकम, इसको हम एडजस्टेड टोटल इनकम कहेंगे, और इसी का 18.5% आपको एडजस्ट AMT राइट निकालना है, AMT। क्लियर? डिडक्शन एंड एग्जामिशन शैल बी कंसीडर्ड एज क्लेम्ड बाय द एसएससी वेदर अलाउड और नॉट बाय द एओ। ठीक है, आएगा क्वेश्चन तो देखा जाएगा, अदरवाइज ये मान लिया जाएगा कि उसको एग्जामिशन और डिडक्शन दे दिया गया था जितना भी क्लेम किया था एसएससी ने। ठीक, उसी हिसाब से ऐड बैक करेंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, इसको नहीं भी दिया रहता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें 80H2TT के ही डिडक्शन ऐड बैक करने हैं, 80p को छोड़कर बाकी डिडक्शंस को टच नहीं करना है, जो मिल गया सो मिल गया। अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट मैंने बताया ना AMT का है और माइनस टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन। अगर आप AMT का टैक्स ज्यादा दे देते हैं तो जितना भी नॉर्मल प्रोविजन से ज्यादा देते हैं वो आपका टैक्स क्रेडिट होगा, और 15 ईयर तक आप इसको क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट 15 ईयर तक देखिए, मैक्स ऑफ 15 ईयर्स, बट सच कैरी फॉर्ड शैल नॉट बी अलाउड बियॉन्ड 15th असेसमेंट ईयर इमीडिएटली सक्सीडिंग द असेसमेंट ईयर फॉर विच द टैक्स क्रेडिट बिजनेस बिकम्स अलाउबल। यानी अगले 15 साल, इस साल को छोड़ करके नेक्स्ट 15 ईयर्स तक की बात हो रही है। एडजस्टमेंट कर लेंगे। इंटरेस्ट ये याद रखेंगे कि AMT का जो आप एक्सेस अमाउंट पे ऑफ कर देते हैं नॉर्मल टैक्स के ऊपर का, उस पर आप कोई इंटरेस्ट क्लेम नहीं करेंगे, कोई इंटरेस्ट क्लेम नहीं करेंगे, कोई इंटरेस्ट क्लेम नहीं करेंगे। चलिए, आपने टैक्स का पेमेंट कर दिया AMT के हिसाब से, आपका बवाल हो गया डिपार्टमेंट के साथ, बवाल हुआ, फ्यूचर में अपील वगैरह हुआ और फाइनल हुआ। अब जो असेस्ड इनकम निकली, डिपार्टमेंट ने फ्यूचर में जब आपकी इनकम को फाइनल किया तो कम या ज्यादा हो गई, तो उस फाइनल अमाउंट ऑफ इनकम के हिसाब से AMT को भी प्लस या माइनस करके हमें टैक्स क्रेडिट को फिर से रिकॉम्प्यूट करना पड़ेगा। मींस अगर किसी असेसमेंट ईयर का जिसका हम AMT के हिसाब से पेमेंट कर चुके हैं या नॉन AMT के हिसाब से पेमेंट कर चुके हैं, जो भी केस हो, अगर उस ईयर का असेसमेंट हो जाता है तो हमें फिर से उसको रिकंसिडर करना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्प्यूटेशन ईच एंड एवरी थिंग। तो इसीलिए कहा है शैल ऑल्सो बी वैलिड अकॉर्डिंगली। नहीं भी लिखा रहता तो भी हम शायद यही मानते, लेकिन लिखा है तो कंसेप्ट क्लियर है, कोई डिस्प्यूट की प्रॉब्लम नहीं है यहां पर। इफ अ पर्सन हु ऑप्टेड फॉर द ATR, सर ये आपने नहीं बताया, ATR हम लोग अभी नहीं पढ़ने जा रहे। जब ATR पढ़ेंगे तो उस समय मैं आपको बताऊंगा अल्टरनेट टैक्स रेजिम। गवर्नमेंट ने एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऑप्शन के ऊपर ऑप्शन के ऊपर ऑप्शन ही दे रखे हैं, जिसके कारण ये कॉम्प्लेक्स हो चुका है। भाई आपको नॉर्मल टैक्स प्रोविजन लगने थे, बिल्कुल गवर्नमेंट ने कहा AMT लगा दो, ठीक है हम इस पर भी मान गए, जो दोनों में से हाई होगा उस पर चले जाएंगे। गवर्नमेंट ने हमको एक ऑप्शन और दे दिया ATR अल्टरनेट टैक्स रेजिम का, BAC BAD ये सब सारे सेक्शंस हैं, हम लोग देखेंगे इसको चैप्टर के हिसाब से। जब हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम या इंडिविजुअल का असेसमेंट पढ़ेंगे तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इस NSSE इंडिविजुअल का जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि BAC का बेनिफिट कैसे दिया जाता है। और जब कोई बंदा ATR को यूज कर लेता है, अल्टरनेट टैक्स रिजिम को अगर कोई पर्सन यूज कर लेता है तो फिर वो इसमें नहीं जाता, इस हिसाब से उसको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। और ATR में वंस इन अ लाइफ टाइम ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। ठीक है, देखा जाएगा, ये सारी डिटेल्स वहां पर हम लोग देखेंगे, अभी उसके पीछे भागने से कोई मतलब नहीं है। और ये अमेंडमेंट उसी को लेकर के किया गया है कि अगर आप ATR में चले जाते हैं और आपका कोई टैक्स क्रेडिट बचा हुआ है तो ठेंगा।
एटीआर वालों को ये नहीं लगेगा। इफ अ पर्सन हु हैज ऑप्टेड फॉर एटीआर इज नॉट सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ एएमटी। अगर आप एटीआर में चले गए तो एएमटी के प्रोविजंस को भूल जाइए, अगर आप एटीआर में चले गए तो इसको भूल जाइए, एएमटी भी भूल गए हम, ठीक है। और अगर आपका कोई टैक्स क्रेडिट था पिछले सालों का जो इस साल आप लाना चाहते हैं, लेकिन इस साल आपने एटीआर यूज कर लिया, तो भैया जितनी भी टैक्स क्रेडिट बची हुई थी लास्ट ईयर्स की, वो सारी की सारी लैप्स कर जाएगी, रिड्यूस टू जीरो। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर है। एलएलपी वाला छोड़ देते हैं, एक इलिस्ट्रेशन है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इस इलिस्ट्रेशन से समझ में आ जाएगा कि हम लोग को करना क्या है। एक एसएससी है जिसकी टैक्सेबल इनकम, इलिस्ट्रेशन है, दिस इज नॉट द क्वेश्चन, यू कैन कंसीडर इट एज अ क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन की तरह ही बता रहा हूं। उसकी दो इनकम दी है, ईयर 1 और ईयर 2 की। फर्स्ट ईयर की है 1930 और सेकेंड ईयर, सॉरी फर्स्ट ईयर की इनकम है 1930, सेकेंड ईयर की इनकम है 20,50,000। उसने डिडक्शन क्लेम की थी H2TT में, जो भी डिडक्शन क्लेम की थी उसको हमने एड बैक कर लिया। अब देखो ना, ये इसकी टैक्सेबल इनकम है, मेरी बात ढंग से समझें। अगर ये टैक्सेबल इनकम है तो इसका टैक्स हम नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से निकाल सकते थे, इसका टैक्स हम नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से निकाल सकते थे, लेकिन इसने कहा नहीं, हम एएमटी को भी साथ में देखेंगे। और ऐसा ऑप्शन नहीं है, दिस इज कंपल्शन, कि नॉर्मल टैक्स प्रोविजन और एएमटी आपको साथ साथ अप्लाई करना है। साल के अंत में जब आप टैक्स देने जाते हैं, नॉर्मल टैक्स प्रोविजन और एएमटी, जो दोनों में से अधिक होगा, अधिक का मतलब एएमटी अगर अधिक होता है तो एएमटी पर ही आपको जाना पड़ेगा, मजबूरी है। तो हमें यहां पर दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। तो एएमटी पर जाने के लिए 19,30,000 को एएमटी तक पहुंचाने के लिए, एडजस्टेड टोटल इनकम तक पहुंचाने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, जिसमें पहला एडजस्टमेंट होगा TH2TT, एटीपी को छोड़कर। दूसरा मैंने कहा था सेक्शन 35AD का डिडक्शन और सेक्शन 10AA का एग्जेम्पशन, उनको भी एड बैक करना पड़ता है। तो यहां पर हमने क्लेम कर लिया था कुछ 10AA और कुछ क्लेम कर लिया था मैंने 35AD आफ्टर डिडक्शन। अच्छा, यहां पर भी वही दिया है 450, मान लेते हैं 5 लाख था बिल्डिंग का डिडक्शन, माइनस कर लेते हैं उस पर जो डेप्रिसिएशन मिलेगा, ऐसे आ गया होगा 4,50,000। ऊपर मैंने यही एग्जांपल दे दिया, चलिए फायदा हो गया, ठीक है ना। 450 आ गया, 2 मिनट के लिए यही मान लिया। अब हमारी एडजस्टेड टोटल इनकम ये आ गई। अब मेरे सामने दो फिगर्स हैं, मेरी बात ढंग से समझे, मेरे सामने दो फिगर्स हैं। पहला है टैक्सेबल इनकम, ईयर 1 और ईयर 2। ईयर 1 का दिया है 19,30,000 और ईयर 2 का दिया है 20,50,000। और एएमटी के हिसाब से एडजस्टेड टोटल इनकम वो आ गई है 25,55,000 और इधर की आ गई है 20,75,000। दैट्स इट, दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन टू अस। चलिए, ये सिस्टम हो गया। अब जरा हम बात करते हैं टैक्स नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से और टैक्स एज एट द रेट ऑफ 18.5% प्लस 4% HEC के हिसाब से। दोनों कैलकुलेट किया जाए? जी सर, कैलकुलेटर ओपन है। चलो भाई, क्या है, 19,30,000 में से 10 लाख हटा दो, बचा 9,30,000, जिस पर हमें मालूम है कि हमारा टैक्स लगेगा 30% के हिसाब से। और 5 लाख पर जो सेकंड 5 लाख होता है उसका 20% लगता है, सीधे सीधे 1 लाख आ जाएगा। सॉरी 1 लाख आ जाएगा। अच्छा, प्लस जो शुरू के 5 लाख होते हैं उसमें 250 तक माफ होता है, 250 पर 5%, इसमें 12,500 उस पर आ जाएगा। तो हमारा टोटल प्लस 4% HEC का ले लें, कहाँ असल में कैलकुलेटर आज हम लिए नहीं और इस कैलकुलेटर का यूज़ हम नॉर्मली करते नहीं।
चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। 19,30,000 ठीक है ना। अच्छा, नॉर्मल टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से चलना था। 19,30,000 में 9,30,000 का 30%, ठीक है, 2,79,000 एक साइड में लिख दिया, प्लस 1 लाख, 5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक 20% और 12,500, तो प्लस 1,12,500, ये आ जाएगा 391,500। अच्छा, इसमें 4% जोड़ना है, ऐड करना है का 0.04, ये आ जाएगा 15,660 प्लस 391,500, 4,07,160, ये आ गया नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से। और एएमटी के हिसाब से कितना आएगा? एएमटी के हिसाब से आएगा 25,55,000 का 18.5%, ये आ गया आपका 472,675, बोलो, और 4% ये आ गया 18,907। तो यहां पर आ जाएगा 491,582। अच्छा, हमने इसका मतलब एक्स, दोनों में से एक्सेस कौन है ये भी जरा देख लो। एक्सेस या सॉरी मैक्सिमम, ये हो जाएगा 491,582, ये कौन वाला था? एएमटी वाला था। और एक्सेस अमाउंट कितना है जिसको हम टैक्स क्रेडिट की तरह आगे ले जाने की कोशिश करेंगे? एक्सेस अमाउंट हो जाएगा -4,07,160, 84,422। इसको हम नेक्स्ट 15 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट 15 असेसमेंट ईयर तक हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे एडजस्ट करने के लिए। चलिए सेकंड ईयर की बात करते हैं। अब 20,50,000 है, 10 लाख को किनारे कर दिया, 10,50,000 का 30%, ये आ गया आपका 3,15,000। अच्छा, शुरू के जो 5 लाख बचे जिस पर 20% लगना है, 1 लाख ऐड कर लो और 12,500 वो भी ऐड कर लो, टोटल आ गया 4,27,500 और इसमें 4% हम ऐड कर लेंगे HEC का, ये हो गया 4,44,600। ठीक है, बल्ले बल्ले, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल टैक्स निकल गया। अब हम इस AMT का निकालेंगे, तो 20,75,000 का 18.5%, ये आ जाएगा 383,875 और इसका 4% ले लेंगे HEC 15,355। अगर ये 50 लाख से अधिक होता तो सरचार्ज भी आ जाता 12% के हिसाब से, लेकिन ये 50 लाख से कम है तो सरचार्ज नहीं आएगा, टैक्स रेट में मैंने पढ़ा दिया है। 20 लाख से दोनों अधिक हैं, क्या है? 20 लाख से दोनों अधिक हैं तभी AMT लग भी रहा है। अगर ये 20 लाख के बिलो होते तो AMT, जिस साल ये 20 लाख के बिलो होता है एडजस्टेड टोटल इनकम, उस साल AMT का प्रोविजन लगता ही नहीं। तो चलो लग गया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कर देंगे इसको 383,875, ये आ गया 399,230। अब दोनों में से एक्सेस कौन है? 444,600। ओके, मिनिमम तो ये देना है, तो नॉर्मल वाला ज्यादा हो गया, और नॉर्मल वाला ज्यादा हो गया तो एक काम करते हैं, टैक्स क्रेडिट को एडजस्ट कर दें। हाँ सर, हमारे पास 84,422 लास्ट ईयर का टैक्स क्रेडिट बचा हुआ है जो हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कंडीशन में हमारा टैक्स AMT से कम नहीं हो सकता। तो देखो 399 में से एडजस्ट कर लो 444,600, जरा देखो कितना एडजस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब हम यहां 45,370 एडजस्ट कर सकते हैं और टैक्स क्रेडिट को एडजस्ट कर सकते हैं। और टैक्स क्रेडिट को एडजस्ट करने के बाद कम से कम हमारे ऊपर जो टैक्स का बर्डन पड़ा ना, वो AMT वाला ही आ गया 399,230। ये एटलीस्ट इतना टैक्स तो आपको पे ऑफ करना ही करना है टैक्स क्रेडिट को भी एडजस्ट करने के बाद।
तो जरा देखते हैं जो हम लोगों ने किया, दैट इज बल्ले बल्ले और ठल्ले ठल्ले। देखिए 491 582 बिल्कुल सही है ये। और नॉर्मली देखो तो कितना आया, 4,07,160, 444 600, 444 600। अच्छा ठीक है, एक छूट रहा है ना बीच में, 399 300, ठीक है, सब ठीक है। तो आपको जो एडजस्ट करना है 45,370, देखो मैंने कर दिया 45,370। दिस वाज द सॉल्यूशन। और करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कोई टफनेस नहीं है इसमें। लेकिन हाँ, चूंकि प्रोविजन है आपको वो माइंड में सेट रखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आप प्रोविजन को अवॉइड करके आगे बढ़ें। देखते हैं कोई पॉइंट छूटा है, हमारे हिसाब से कोई पॉइंट कहीं पर भी नहीं छूटा। हाँ, एलएलपी से रिलेटेड एक पॉइंट है, कहता है कि अगर कोई कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हुई है, अगर कोई एलएलपी में कन्वर्ट हुई है तो टैक्स क्रेडिट मैट का एलएलपी को शिफ्ट नहीं होगा, वो लैप्स हो जाएगा। क्योंकि कंपनी के केस में मैट होता है और पार्टनरशिप फर्म के केस में एएमटी होता है। तो ऐसा नहीं है मैट को फिर आप एएमटी में एडजस्ट करने की कोशिश करें, आपने कंपनी को किस में कन्वर्ट कर दिया, एलएलपी में, तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, वो आपका लैप्स कर जाएगा। दैट्स इट, दिस वॉज योर कंप्लीट चैप्टर। उम्मीद करते हैं एएमटी बहुत आसानी के साथ समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। दैट्स इट, नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चाचा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।